वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर डॉट सेशन। तो आई गेस मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियरली मिल रही होगी, सब कुछ क्लियर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इज ऑल ओके और नॉट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ क्लियर होगा। विवेक, गुड मॉर्निंग विवेक। सब कुछ क्लियर होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सारा वॉइस क्लियर होगा, मैं उम्मीद कर लेता हूँ। पहले देख लूँ कितने बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। चलो, विवेक का आ गया कि सब कुछ क्लियर है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो डाउट सेशन करने जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तीन साइमल्टेनियस टॉपिक्स का हम लोग यहाँ पे करेंगे डाउट सेशन। डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड फिक्स बीम। एक ओवरव्यू मैं दूंगा इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना था। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं वो ऑलरेडी कराए हुए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि सब टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो जो हमारा डिस्कशन होगा सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो और अगर कोई बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कुछ एक आध मिनट वेट कर लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेट मी सी कितने बच्चे आ गए क्लास में। चलो ठीक है। तो इट इज़ जस्ट एन ओवरव्यू, ताकि आपको एक रिवीजन भी हो जाए। एग्ज़ाम सर पे है, मैं उम्मीद करता हूँ अभी से 3-4 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा टॉपिक से रिलेटेड, आपको क्या क्या पढ़ना था। अगर जो चीज़ें आप भूल भी गए हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। इसे कह सकते हैं रिवीजन लेक्चर भी हमारा 3 यूनिट का। एक और लेक्चर सेशन आएगा हमारा 3 यूनिट का, और हमारा ये टॉपिक जो है एटलीस्ट रिवीजन और जो भी डाउट है आपका वो हम लेके इसको ओवर करेंगे। सिलेबस जैसा कि मैं आपका देख पा रहा हूँ, सिलेबस मेरे पास है आपका। इसमें टोटल हम लोगों को 6 यूनिट्स पढ़ने हैं टोटल। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, सॉरी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर पहला यूनिट है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, दूसरा यूनिट है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तीसरा यूनिट है फिक्स बीम। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट। उसके बाद है हमारा कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कॉलम्स। ये टोटल 6 यूनिट्स हैं, बड़े ही आसान आसान यूनिट हैं। अगर आपने सीरियस होके देखा होगा तो आपको लग रहा होगा, आपको पता चल ही रहा होगा कितना इजीली आपसे बन सकता है सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और सिंपली हम अपना लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और हम लोग देखते हैं लेट मी एक ओवरव्यू ले लूँ। हाँ चलो ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था पहले मैं वो आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहला टॉपिक था डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो चलिए हम लोग जो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग जो अपना लाइव सेशन, डाउट सेशन करेंगे, वो होगा टॉपिक का नाम डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये हमारा सबसे पहला यूनिट है, जिसका अभी हम यहाँ पे एक डाउट सेशन भी कह सकते हैं, एक ओवरव्यू सेशन भी कह सकते हैं। सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला टॉपिक जो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर हम लोग को 3 सब टॉपिक्स पढ़ने थे। 3 सब टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने थे। टोटल कितने सब टॉपिक्स थे? 3। पहला जो सब टॉपिक था उसमें पढ़ना था कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड एसेंट्रिक लोड्स, इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना था सेक्शन 1.1 में। सेक्शन 1.1 में पहले मैं बता देता हूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मैं सेक्शन 1.2, फिर मैं सेक्शन 1.3 पे जंप करूंगा। सेक्शन 1.1 में आपने पढ़ा बेसिक। बेसिक क्या पढ़ा आपने? जो बेसिक आपने पढ़ा वो पढ़ा टॉपिक्स के बारे में, व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सिंपली अगर आपने पढ़ा आपको मालूम होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस का आपने सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ा कि अगर हमारा कोई लोड है, अगर वो किसी भी कॉलम के लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा हो, तो उसके वजह से जो स्ट्रेस बॉडी में इंड्यूस होगा, जिसके वजह से बॉडी हमारा क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, तो वैसे स्ट्रेस को हम कहते थे डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, हम क्या बोलते थे वैसे टाइप ऑफ स्ट्रेस को? हम वैसे टाइप ऑफ स्ट्रेस को कहते थे डायरेक्ट स्ट्रेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। साइमल्टेनियसली हमने पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को भी, कि बेंडिंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर कोई लोड लग रहा है, कोई मेंबर है हमारा। यहाँ पे जो मेंबर मैंने लिया था वो एक कॉलम मेंबर का एग्जांपल लिया था, कि अगर हमारे पास एक कॉलम मेंबर है और जिसमें लोड अगर कुछ इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है, सर्टेन इसेंट्रिसिटी पे किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो हमारा जो पर्टिकुलर कॉलम है उसमें क्या क्रिएट हो रहा था? बकलिंग क्रिएट हो रहा था। और बकलिंग की वजह से हमारा जो स्ट्रेस आ रहा था वो स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस था?
वो था मेरा बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई भी कॉलम है, अगर उस पर कोई लोड सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे है, कोई भी एक सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे, जैसे अगर ये हमारा फॉर एग्जांपल कोई कॉलम है, ये हमारा अगर दो एक्सिस है, अगर ये मेरा एक्स एक्स एक्सिस है और ये मेरा अगर वाई वाई एक्सिस है, और अगर लोड हमारा एक सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इस एक्सिस से दैट इज वाई एक्सिस से अगर ये एसेंट्रिसिटी कुछ स्मॉल ई है, तो हम लोगों ने देखा था कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या हो रहा था, बकलिंग क्रिएट हो रहा था। और बकलिंग के वजह से हमारा क्या क्रिएट हो रहा था, हम लोग देख रहे थे क्या क्रिएट हो रहा था, बकलिंग। और अल्टीमेटली बकलिंग के वजह से हमारा कौन सा स्ट्रेस आ रहा था, वो स्ट्रेस हमारा आ रहा था बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये था हमारा साइमल्टेनियस कॉन्सेप्ट जो हमने डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था और बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था साइमल्टेनियस इफेक्ट। साइमल्टेनियस इफेक्ट कहने का मतलब क्या था कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप का कॉलम है और अगर इस कॉलम पे लोड अगर सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे है किसी भी एक्सिस के अबाउट, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, एसएससी जेईई की तैयारी करेंगे, जब आप आगे गेट की तैयारी करेंगे तो या बीटेक करने जाएंगे, तो वहां पे जो आप केस देखेंगे वहां पे हो जाएगा एसेंट्रिसिटी अबाउट एनी एक्सिस, एसेंट्रिसिटी अबाउट बोथ द एक्सिस। यहाँ पे वन एक्सिस करके आपको सिर्फ लिखे हुआ है ना कि अगर लोड आपका हो कोई वन एक्सिस के एसेंट्रिक हो, लेकिन जब आप आगे जाएंगे फर्दर, जब बीटेक या एसएससी जेईई की तैयारी वगैरह करेंगे, तो वहां पे आप क्या देखेंगे, जो केसेस आपको पढ़ना होगा वो कैसा केसेस होगा कि एसेंट्रिसिटी इन दोनों एक्सिस से यहाँ पे होगी, या यहाँ पे, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि दोनों एक्सिस के एसेंट्रिकली आपको जो है लोड देखने को मिलेगा और उसका केस आपको सॉल्व करने के मिलेगा आगे। लेकिन यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कह दिया है कोई भी एक एक्सिस के पैरेलल आपका लोड होगा, आइदर एक्स एक्सिस और आइदर वाई एक्सिस। तो हमने क्या देखा था कि लोड हमारा किसी भी एक्सिस के पैरेलल होगा तो अल्टीमेटली हमारा जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो साइमल्टेनियसली दो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, एक होगा मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस और एक होगा मेरा बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था, इसको हम इंडिकेट करते थे सिग्मा डी से, या फिर हम इसको सिग्मा नॉट से भी इंडिकेट करते थे। सिग्मा डी या सिग्मा नॉट बराबर हमारा होता था कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाई जो भी हमारा जो कॉलम लेंगे या कोई मेंबर जो हम लोग लेंगे उसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, दैट इज पी बाई ए, तो वो मेरा हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी या सिग्मा नॉट। इसके बाद हमारा अगला आता था बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड करते थे, तो बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते थे कौन सा इक्वेशन, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। विच इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते थे, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग अप्लाई करते थे फ्लेक्सुरल इक्वेशन। और फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या होता है मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। फ्लेक्सुरल इक्वेशन हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा था, जो था m बाई आई सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। ये फ्लेक्सुरल इक्वेशन था जिसको यूज करके हम अपना क्या फाइंड करते थे, बेंडिंग स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड होगा अल्टीमेटली, तो हम दो इक्वेशन को आपस में लेके बढ़ेंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता था m बाई आई इंटू वाई, और इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिखते थे, इसको सिग्मा बी से इंडिकेट करते थे, दैट इज m बाई जेड, वेयर z इज इक्वल्स टू होता था मेरा i बाई वाई, जिसको हम कहते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें अगर डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सिंपली हम P बाई ए दैट इज फोर्स अपॉन एरिया से फाइंड कर सकते हैं, क्या मेरा फोर्स लग रहा है, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको आपस में डिवाइड दे देंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा। अगर बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने की बात करेगा तो ये मेरे पास दो फॉर्मूला है, m बाई आई इंटू वाई या फिर m बाई जेड। m मतलब कहने का मतलब सिंपल सा हो जाएगा, ये जो हमारा लोड लग रहा है यहाँ पे मान के चलिए P इंटेंसिटी का, तो मोमेंट कितना हो जाएगा P इंटू ई, तो ये मेरा हो जाएगा मोमेंट दैट इज m। आई कहने का मतलब हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमारे पास सर्कुलर सेक्शन होगा तो पाई डी 4/64, रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो बी डी क्यूब बाई 12। बस हमको ध्यान में यहाँ पे ये देना होगा कि लोड मेरा किस एक्सिस के इसेंट्रिक है, उसके बेसिस पे मेरा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज करेगा। और y कहने का मतलब होता है इन शॉर्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लोड जो इसेंट्रिक है वो किस एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है, y एक्सिस के या x एक्सिस के। तो आपका निकल जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, आपका निकल जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। और जब आपका डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसके ऊपर हमारा सारा का सारा न्यूमेरिकल जो है वो डिपेंड कर रहा था, और वो टॉपिक था हमारा दैट इज
सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमारा क्या था कि हम लोगों ने देखा था कि हमारा कोई भी लोड अगर किसी एसेंट्रिसिटी पे एक्ट करता है तो पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट, जिस सेक्शन के नियर अबाउट हमारा लोड लग रहा था, उस अबाउट हमारा जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा। किसके बराबर होगा, कितना हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस आया प्लस कितना हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आया। तो हम लोगों ने देखा था सिग्मा मैक्स बराबर था सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, और मिनिमम स्ट्रेस बराबर था सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। सिग्मा मिनिमम हमारा कहां पे ऐड कर रहा था कि जिस फेस में हमारा लोड लग रहा था, जिस सेक्शन के अबाउट लोड लग रहा था, उसके अपोजिट फेस में हमारा सिग्मा मिनिमम ऐड कर रहा था। और सिग्मा मैक्स हमारा कहां पे ऐड कर रहा था कि जिस फेस में हमारा लोड लग रहा था उस फेस के अबाउट हमारा जो है सिग्मा मैक्स ऐड कर रहा था। तो ये था इन शॉर्ट हमारा सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का कॉन्सेप्ट। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट जो सॉल्यूशन देखा था, कंप्लीट जो सेक्शन 1.1 में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था कि कैसे हम सिग्मा मैक्स फाइंड करें, कैसे हम सिग्मा मिनिमम फाइंड करें। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये समझना था कि हमारा जो लोड है वो किस एक्सिस के पैरेलल है और उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बदलेगा, स्मॉल वाई हमारा बदलेगा, मोमेंट तो सीधा P इंटू ई से हमारा निकल जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आप निकाल लेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, और अल्टीमेटली आप सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम फाइंड करके निकाल लेंगे। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपने लास्ट में पढ़ा था कि ये जो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम ये जो आपने फाइंड करके निकाला था, उसको फिर आपने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, जो यहां पे लिखा हुआ है रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये आपने किया था। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमारा कैसे बना था, अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉलम था, ये वाई वाई और ये एक्स एक्स था हमारे पास, तो हमने सिंपली क्या देखा था कि हमारा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना था, इस साइड अगर लोड हमारा इस एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिक था तो यहाँ पे हमारे इस फेस के अबाउट हमारा क्या निकल रहा था, सिग्मा मैक्स, और इधर हमारा निकल रहा था सिग्मा मिनिमम। तो हम लोगों ने डायग्राम कैसे बनाया था, कुछ इस टाइप से हमारा डायग्राम जो बना था, यही हमारा बना था रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जिसमें यहाँ पे की जो वैल्यू थी वो सिग्मा मैक्स थी और यहाँ पे की वैल्यू जो थी वो सिग्मा मिनिमम थी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये हमारा था रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और ये था हमारा सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालने का कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में या इन पूरे कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल बनाने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आया है, तो क्या दिक्कत आया है, कहां पे क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई है। मैं आपको कुछ एक आध मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से देख के बताएंगे आप कहां पे आपको क्या चीजें नहीं समझ में आई थी इस पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज 1.1 के अंदर। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। लेट मी सी कितने बच्चे ऑनलाइन हैं अभी क्लास में। ठीक ठाक हैं, चलिए। तो जल्दी से बताओ, क्लियर है अगर सब कुछ तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट सेक्शन को फिर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से। आई एक और फिर से और ये समझा दीजिए। देखिए, आई कहने का बाबू मेरे सिंपल सा मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपका मान के चलिए लोड अगर वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट आप फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि लोड किस एक्सिस के पैरेलल हो गया, वाई वाई एक्सिस के। और अगर वाई वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कैसे निकलेगा, डी बी क्यूब बाई 12। डी बी क्यूब बाई 12 अगर ये मान के चलिए आपका क्या है, बी है, और ये मान के चलिए आपका डी है, तो सिंपली आपको उस टाइप से देखना होगा कि db³ / 12 हो जाएगा। अगर आपका लोड एक्स एक्स एक्सिस के, अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्स के पैरेलल है, तो एक्स एक्स के अबाउट अगर आप निकालेंगे तो bd³ / 12। ठीक है, bd³/12। तो ये टोटली डिपेंड करेगा, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि लोड आपने किस एक्सिस के पैरेलल लिया है। जैसे अगर लोड अगर मान के चलिए यहाँ पे वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे हम, वाई वाई के अबाउट। तो वाई वाई के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा db³/12, और मेरा वाई क्या हो जाएगा, वाई बराबर भी मेरा हो जाएगा b/2।
y बराबर b/2 क्यों हो जाए, क्योंकि ये किसके अबाउट है, किसके अबाउट है, ये विड्थ के अबाउट हमारा जो है y निकलेगा ये, तो ये मेरा हो जाएगा सीधा सीधी b/2, और इससे आपका सीधा सीधी i निकल जाएगा, y निकल जाएगा, और आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है। ठीक है, और कुछ पूछना है, और कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1.1 में किसी को कोई दिक्कत समझने में कहीं पे भी? सेक्शन 1.1 में किसी को कोई दिक्कत? सेक्शन 1.1 में और किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछेगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 1.2 की तरफ जाएंगे, जो हमारा है कंडीशन फॉर नो टेंशन, जीरो स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन। चलिए किसी को दिक्कत नहीं है। नाउ स्विच टू सेक्शन 1.2। सेक्शन 1.2 क्या बोलता है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस में? सेक्शन 1.2 बोलता है, इसमें पढ़ना है हम लोग को, कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, कॉमा लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, कॉमा कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें हम लोग को ये पढ़ना था कि अगर कंडीशन फॉर नो टेंशन, ये भी अक्सर आता है लिखने के लिए कि राइट डाउन द कंडीशन फॉर नो टेंशन। तो कंडीशन फॉर नो टेंशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप ये बताइए कि अगर हमारे पास कोई भी कॉलम है, एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम से ले रहा हूं, कि अगर हमारे पास कोई कॉलम है और उस कॉलम पे अगर कोई लोड सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, वो एसेंट्रिसिटी किसी भी एक्सिस के अबाउट हो सकता है, एक्स एक्स या वाई वाई एक्सिस के अबाउट, तो इन शॉर्ट आपको ये बताना है कि आप जो लोड अप्लाई करेंगे, या इन शॉर्ट हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली मैं वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि कोई कॉलम हम जो डिजाइन करें वो बिल्कुल परफेक्टली ऐसे डिजाइन करें कि कॉलम में कोई भी सेंट्रिसिटी नहीं आए। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये कोई कॉलम है और ये इसका कोई एक्सिस है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि कॉलम में किसी भी तरह का हमारा जो लोड लगे तो उसके वजह से उसमें बकलिंग वगैरह का कंडीशन जो है वो नहीं क्रिएट हो, और बकलिंग वगैरह का कंडीशन नहीं क्रिएट हो तो उसके लिए कोशिश हमारा क्या रहेगा कि जो मेरा लोड एक्ट करे वो उस लोड की इसेंट्रिसिटी जो हो वो क्या हो, एकदम मिनिमम से मिनिमम हो। यही हम चाहेंगे कि मेरी लोड की इसेंट्रिसिटी क्या हो, एकदम मिनिमम से मिनिमम हो। तो लोड की इसेंट्रिसिटी मिनिमम से मिनिमम हो वो तभी पॉसिबल है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा डिजाइन इतना परफेक्ट किया हुआ हो कि लोड हमारा बिल्कुल कोई इसेंट्रिसिटी पे नहीं लग रहा हो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये कहना कि लोड एकदम आप ऐसा लगा दो कि बॉडी के वो जरा भी इसेंट्रिसिटी पे नहीं लगे और हमारा बिल्कुल परफेक्टली वो सेंट्रोइडल एक्सिस पे लगे। तो उस केस में क्या बोलता है कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कैसा करना, तो बोलता क्या है कि एक कंडीशन क्रिएट कीजिए जिसको बोलते हैं कंडीशन फॉर नो टेंशन। कंडीशन फॉर नो टेंशन मेरा बेसिकली क्या है कि आप लोड जो है वो एसेंट्रिसिटी पे ही अप्लाई कीजिए, जो मेरा लोड लगे वो एक सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे ही लगे, लेकिन जो मेरा लोड जब एक्ट करे सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे तो कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि बॉडी के अंदर किसी भी तरह का क्या कंडीशन हो, टेंशन का कंडीशन क्रिएट नहीं हो, मतलब बकलिंग वकलिंग का कंडीशन जो है वो क्रिएट नहीं हो। वही है मेरा कंडीशन फॉर नो टेंशन। मतलब कंडीशन फॉर नो टेंशन या उसके आगे लिखा हुआ है और जीरो स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर या लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, इन तीनों का मतलब सेम ही है कि मतलब कि लोड आप ऐसे एसेंट्रिसिटी पे अप्लाई कीजिए, लोड एसेंट्रिसिटी तो रहेगा ही, लोड एसेंट्रिसिटी पे एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन लोड एक सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे एक्ट करे ताकि हमारा इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किसी भी तरह का जो है स्ट्रेसेस क्रिएट नहीं हो। नेट बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, लेट मी सी कि नेट ऑन है क्या इसका भी, लेट मी डिस्कनेक्ट दिस नेट, आई गेस इसकी वजह से भी नेट बहुत ज्यादा ये लग रहा है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बीच में नेट थोड़ा सा लैग कर रहा है आई गेस, क्योंकि यहाँ भी कनेक्टेड था इस वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। देखो अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। चलो, तो कंडीशन फॉर नो टेंशन या जीरो स्ट्रेसेस कहने का सिंपल सा मतलब ये था हमारा कि हमारा जो लोड लगे वो एक सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे लगे ताकि हमारा जो कॉलम हो, जो मेंबर हो, उसके अंदर किसी भी तरह का हमारा जो है बकलिंग या टेंशन का कंडीशन नहीं क्रिएट हो किसी भी एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर। तो ये था हमारा कंडीशन फॉर नो टेंशन, और अक्सर एग्जाम में आपसे लिखने के लिए भी आता है कंडीशन फॉर नो टेंशन के बारे में, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं कंडीशन फॉर नो टेंशन या
जीरो एसेंट्रिसिटी या स्ट्रेस या फिर जीरो स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर में, कि आपको कंडीशन ये लिखना होगा कि हमारा जो लोड हो वो एक ऐसे एसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा हो, इतने सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा हो कि कॉलम में किसी भी तरह का हमारा बकलिंग या फिर हमारा बकलिंग का जो कंडीशन हो या कह सकते हैं टेंशन का जो कंडीशन हो वो इस टाइप का कंडीशन नहीं क्रिएट हो। यही था कंडीशन फॉर नो टेंशन, जीरो स्ट्रेसेस या कह सकते हैं लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। अब ये लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी वर्ड क्या है? लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी यहां पे वर्ड ये बोलता है कि ठीक है आप ये तो बार बार बोल रहे हैं कि लोड मेरा इतने एसेंट्रिसिटी पे लगे कि बॉडी में किसी भी तरह का टेंशन क्रिएट नहीं हो, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क ये है कि आखिर वो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आखिर आप ये तो बोल रहे हैं कि भाई हम जो लोड अप्लाई करें वो इतने रेंज में अप्लाई करें कि हमारा बॉडी में टेंशन नहीं क्रिएट हो, तो आखिर वो जो रेंज होना चाहिए वो रेंज कितना होना चाहिए कि हमारा लोड लगे, उस रेंज में जो लोड लगे तो जो टेंशन का कंडीशन नहीं आए, वही रेंज है मेरा लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी मेरा कहता है वो रेंज हमको बताता है कि अगर इस लिमिट में अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, उस रेंज में अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी में किसी भी तरह का टेंशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। यही है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के बारे में। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कोर ऑफ सेक्शन। कोर ऑफ सेक्शन, कोर ऑफ सेक्शन मेरा क्या है? कोर ऑफ सेक्शन मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, कोर ऑफ सेक्शन हम लोग कहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है जो लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी जो आपने पढ़ा उसका उसी का हमारा आगे का कह सकते हैं फर्दर डिवीजन है, जिसमें हम लोग को दो टाइप ऑफ सेक्शन के लिए लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी फाइंड करके निकालनी होती है। दो टाइप ऑफ सेक्शन के लिए, एक हमारा होता है सर्कुलर सेक्शन और एक हमारा होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन। हमको मालूम है कोर ऑफ सेक्शन हम दो टाइप ऑफ सेक्शन के लिए फाइंड करते हैं, एक हमारा होता है सर्कुलर सेक्शन और एक हमारा होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, ये दो टाइप ऑफ सेक्शन हमारे पास होते हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसका हम कोर ऑफ सेक्शन फाइंड करके निकालते हैं। तो बेसिकली इसमें निकालना क्या होता है? इसमें हमको इस लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करके निकालनी होती है। जैसे अगर हम सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अगले टर्म में कर्नल ऑफ सेक्शन, कर्नल्स ऑफ सेक्शन, या फिर आप जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्वार्टर रूल। मिडिल है ना, मिडिल क्वार्टर रूल। और हमारा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो आप लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, इसको आप कहते हैं मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल। तो आपको मालूम है अगर आपके पास कोई सर्कुलर सेक्शन हो और अगर आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, तो अगर आपसे एग्जाम में इस टाइप से लिखने के लिए आएगा डिफाइंड मिडिल थर्ड रूल या डिफाइंड मिडिल क्वार्टर रूल, तो आपको प्रॉपर ड्राइव करना पड़ेगा और ड्राइव करने के बाद आपको इक्वेशन निकालना होगा। जैसे अगर आप मिडिल क्वार्टर रूल की बात करेंगे तो ये एक सर्कुलर सेक्शन के लिए होगा। अगर ये सर्कुलर सेक्शन है और हमारे पास अगर ये दो एक्सिस है, एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस अगर आपके पास है, तो आप जानते हैं कि इसका जो आपका जो जोन बनेगा, जो हमारा सेक्शन कोर ऑफ द सेक्शन बनेगा, वो एक कैसा बनेगा? एक सर्कुलर सेक्शन बनता है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोगों को पता होगा। और आप जानते हैं कि इस कोर ऑफ सेक्शन का जो डाया आप निकालते हैं वो होता है d/4, ये भी होता है d/4, सॉरी d/4। ये आप जानते हैं किसी भी सर्कुलर सेक्शन का जो हमारा जो जोन बनता है, कोर ऑफ सेक्शन जो हमारा बनता है, या कह सकते हैं लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी जो मेरी आती है, कहने का मतलब है कि इस जोन के अंदर आप कहीं पे भी लोड अप्लाई करेंगे, इस जोन में आप कहीं पे भी कितने भी एसेंट्रिसिटी पे लोड अप्लाई करेंगे, इस पर्टिकुलर सर्कुलर सेक्शन में, जिस सर्कुलर सेक्शन का डाया स्मॉल d/4 होगा, तो आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं पे भी कोई भी इसेंट्रिसिटी या कह सकते हैं कोई भी टेंशन जो है क्रिएट नहीं होगा। सिमिलरली रेक्टेंगुलर सेक्शन की अगर आप बात करें तो रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर आपके पास इस टाइप से है, तो आप जानते हैं इसका जो कोर ऑफ सेक्शन बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो विड्थ होगा, यहां से अगर आप विड्थ लेंगे तो ये हो जाएगा b/3, यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा d/3। और आप जानते हैं इसमें कहीं पे भी हम लोड अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो मेरा जो सेक्शन है उस
उसमें किसी भी तरह का टेंशन क्रिएट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि दोनों डेरिवेशन आपको जो है एग्जाम में पूछता है, और ये दोनों डेरिवेशन आपको एग्जाम में ड्राइव करना होगा, प्रॉपर ड्राइव करना होगा इस सेक्शन को भी, और प्रॉपर ड्राइव करना होगा इस सेक्शन को भी। तो ये था हमारा इन शॉर्ट कह सकते हैं सेक्शन 1.2, जिसमें हम लोगों को मिडिल थर्ड रूल और मिडिल क्वार्टर रूल के बारे में पढ़ना था, और साथ ही साथ हमको पढ़ना था कंडीशन फॉर नो टेंशन या जीरो स्ट्रेसेस उसके बारे में। तो अगर किसी को इस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट है तो वो पूछ सकता है कि उसको कहां पे क्या चीज नहीं समझ में आई है, तो जल्दी से वो क्वेश्चन करेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेक्शन 1.3 की तरफ, जिसमें मैक्सिमम बच्चों का था क्वेश्चन में प्रॉब्लम 1.3 सेक्शन में। तो पहले 1.2 में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, और अदरवाइज नहीं तो हम सेक्शन 1.2 में जंप करेंगे। सेक्शन 1.2 में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछेगा, अदरवाइज वी विल स्विच टू सेक्शन 1.2 सॉरी 1.3। इसके बाद मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि एग्जाम में क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना आपके लिए सूटेबल रहेगा। पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं सब्जेक्ट का, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1.3 की तरफ। सेक्शन 1.3 में आपको पढ़ना था कॉलम या कोई पिलर हो या कोई चिमनी हो, एक यूनिफॉर्म सेक्शन का। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि कॉलम, पिलर एंड चिमनी जो एक यूनिफॉर्म सेक्शन का हो, सब्जेक्टेड टू लैटरल विंड प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द बेस। आपको कह रहा है कि आपके पास अगर कोई कॉलम हो, कोई पिलर हो या कोई चिमनी हो जिसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल ही यूनिफॉर्म हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का आपके पास कोई कॉलम या चिमनी इस टाइप का हो, और उस पर कोई विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है, कोई विंड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आपको ये इन शॉर्ट बताना है कि आपका जो इन शॉर्ट जो स्ट्रेसेस निकलेगा किसी भी चिमनी या किसी भी पिलर के जो बॉटम में हमारा यूजुअली जो है स्ट्रेसेस आता है, उसको वो कितना आएगा वो फाइंड करके आपको बताना होता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 1.3 में। और अक्सर सेक्शन 1.3 से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 1.3 में आपको क्या पढ़ना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था एक चिमनी का एग्जांपल देखा था कि अगर हमारे पास कोई चिमनी है, जैसे अगर ये हमारे पास कोई चिमनी है फॉर एग्जांपल इस टाइप से, राइट, ये हमारे पास कोई चिमनी है इस टाइप से, और इस चिमनी के ऊपर हमारा कोई मान के चलिए कोई विंड प्रेशर इस टाइप से एक्ट कर रहा है, कोई विंड फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कोई चिमनी है जिसमें हमारा कोई विंड फोर्स एक्ट कर रहा है, और एग्जांपल के तौर पे हमने ये चिमनी का जो क्रॉस सेक्शन लिया है वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये हमारा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का चिमनी है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको हम अगर टॉप से देखेंगे ये तो विंड प्रेशर हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी एक्ट कर रहा होगा, है ना। ये हमारा कुछ विंड प्रेशर जो है या विंड फोर्स कह सकते हैं कि हमारा क्या ऐड कर रहा होगा, इस चिमनी पे एक्ट कर रहा होगा। तो बेसिकली हमसे यही कहता है कि ये जो विंड फोर्स हमारा जब इस चिमनी पे एक्ट कर रहा है तो हमारा ये जो बॉटम सरफेस है, इस बॉटम सरफेस के ऊपर बताइए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा। तो आपको मालूम है किसी भी चिमनी में इसका प्रॉपर हम लोगों ने थ्योरी देखा है कि अगर हमारे पास कोई भी चिमनी होता है, अगर उस पर कोई भी हमारा विंड फोर्स एक्ट करेगा तो हमारा ये जो बेस होता है चिमनी का, इस पे हमारा दो स्ट्रेसेस एक्ट करेगा, एक हमारा डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये दोनों एक्ट कर रहा होता है साइमल्टेनियसली। वो कैसे कैसे एक्ट करता है दोनों बारी बारी देखते हैं। जो मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस एक्ट करता है चिमनी के बॉटम पे, वो किसके वजह से एक्ट करता है, इस चिमनी के वेट के वजह से। ये चिमनी होगा, इसका कुछ अपना कुछ वेट होगा, इसका कुछ अपना वजन होगा, उसके वजह से हमारा इस बॉटम पे जो स्ट्रेस एक्ट करेगा वो स्ट्रेस कैसा था, मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस। और सिमिलरली ये जो मेरा विंड फोर्स एक्ट कर रहा है एफ अमाउंट का, इस विंड फोर्स के वजह से ये चिमनी को क्या कराना चाहेगा, टिल्ट कराना चाहेगा, इस टाइप से टिल्ट। तो ये टिल्ट कहां से करेगा, बॉटम से एट लास्ट करेगा। तो जब ये बॉटम से करेगा तो बॉटम में मेरा क्या होगा, कुछ मोमेंट क्रिएट होगा, जैसे ये फोर्स है और यहां से बॉटम तक मान के चलिए इसका डिस्टेंस अगर हम लोग h लेते हैं तो ये f इंटू एच ये हमारा क्या कर देगा, इस चिमनी को टिल्ट करा देगा। तो उसके वजह से हमारा बॉटम पे क्या क्रिएट होगा, मोमेंट, दैट इज बेंडिंग मोमेंट।
मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट जब आएगा तो उसके वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी हमारा आएगा, तो वो कितना आएगा, सिग्मा बी आएगा। तो आपसे ऐसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में या इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस किसके वजह से आता है, तो याद रखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस जब भी आता है किसी भी चिमनी में तो वो आता है किसके वजह से, वेट ऑफ द चिमनी की वजह से या वेट ऑफ द पिलर की वजह से। और सिग्मा बी किसके वजह से आएगा, जो मेरा विंड फोर्स एक्ट कर रहा है उसके वजह से हमारा जो एक्ट करेगा मोमेंट एट द बॉटम ऑफ द चिमनी, वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा बेंडिंग स्ट्रेस। तो पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई किसी तरह का दिक्कत था तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और इसके डिजाइन की तरफ अब हम जाएंगे कि इसका डिजाइन हम लोगों ने कैसे कैसे देखा था। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग चिमनी के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस मेरा कैसे एक्ट कर रहा था, इसको समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। जल्दी से एक बार आप ओवरव्यू कर लें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को इसी टॉपिक में प्रॉब्लम था, इसी चिमनी के केसेस को समझने में बच्चे को मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम लोग को यही केस समझ में नहीं आता, इस केस को बार बार बताइए। तो इस केस में मैं वही बार बार पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपसे पूछ रहा हूं कि डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे आया, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आया, क्या इन दोनों चीजों को समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत था, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को कराया है ऑलरेडी सॉल्यूशन के तौर पे, जो मैंने कराया था आपको, मैं वो क्वेश्चन का ओवरव्यू कर रहा हूं कि मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने क्या क्या केसेस को आपके सामने लिया था। किसी को कोई दिक्कत, चलो नहीं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने चिमनी का केसेस जो हम लोगों ने देखा था उसमें बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास सिंपली कोई चिमनी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस हम फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी बराबर हम जानते हैं सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ चिमनी, है ना, वेट ऑफ चिमनी फाइंड हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, एरिया एट बेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ सेक्शन, ठीक है, एट बेस, जहां पे भी लेंगे हम एरिया बेस पे लेंगे। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, सिग्मा डी। और वेट ऑफ चिमनी निकालने के लिए आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, स्पेसिफिक वेट दिया रहेगा। अगर स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है तो आप जानते हैं स्पेसिफिक वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, वेट अपन वेट बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट आपको दिया होगा फॉर एग्जांपल 22 kg पर मीटर क्यूब अगर दिया है, और वॉल्यूम बराबर आपका निकल जाएगा एरिया इनटू हाइट, मतलब एरिया एट द बेस या एरिया जो भी चिमनी होगा उसका एरिया ले लेंगे हम लोग, बेस पे टॉप सेम ही होगा हमारा एरिया हम लोग ले लेंगे, और क्योंकि हमको यहाँ पे यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए पढ़ना है, और ये अगर चिमनी का अगर हाइट होगा हमारे पास तो ए इंटू एच हमारा चिमनी का जो है वो हाइट हो, एरिया वॉल्यूम निकल जाएगा सॉरी, और उससे हमारा क्या निकल जाएगा, चिमनी का वेट निकल जाएगा। वेट निकल जाएगा तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी आपके लिए फाइंड हो जाएगा। जब सिग्मा डी फाइंड हो जाएगा तो अगला स्टेप है सिग्मा बी फाइंड करने का, जो होगा m बाई आई इंटू वाई, वेयर m कहने का मतलब होता है मोमेंट, और मोमेंट कैसे हमारा निकलेगा, विंड फोर्स के वजह से। मोमेंट किसके वजह से आएगा, विंड फोर्स के वजह से। और विंड फोर्स की वजह से मोमेंट हमारा कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं विंड फोर्स की वजह से जो मेरा मोमेंट निकलता है m बराबर वो होता है f इंटू एच बाई टू, ये आपको मालूम है। वेयर f कहने का मतलब हो जाता है विंड फोर्स, और विंड फोर्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, k इंटू पी इंटू ए, वेयर k बराबर हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, जो किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस मेरा डिपेंड करता है जो मेरा एक्सपोज्ड सरफेस होता है। एक्सपोज्ड सरफेस कहने का मतलब है ये जो मेरा विंड जो टकरा रहा है वो उस किस कैसे सरफेस के ऊपर टकरा रहा है। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो सर्कुलर सरफेस है, हो सकता है मेरा अगर रेक्टेंगुलर सरफेस या स्क्वायर सरफेस हो, तो हम जानते हैं k की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1। k की वैल्यू 1 हम कब लेते हैं, अगर मेरा एक्सपोज्ड सरफेस, जैसे यहां पे जो मेरा विंड टकरा रहा है वो सर्कुलर सरफेस है, तो सर्कुलर सरफेस के लिए मेरा k की वैल्यू क्या ली जाती है, 2/3। k की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, 2/3 ले लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये देखना होगा कि एक्सपोज सरफेस आपका कैसा है। क्वेश्चन में दिया होगा रेक्टेंगुलर चिमनी है कि आपके पास सर्कुलर चिमनी है। रेक्टेंगुलर चिमनी होगा तो या स्क्वायर चिमनी होगा तो k की वैल्यू 1 लेंगे, और अगर मेरा सर्कुलर चिमनी होगा तो उस केस में हम लोग वैल्यू k की लेंगे 2/3। और यहां पे जो p है मेरा वो विंड रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी वैल्यू होगी विंड रेजिस्टेंस की वो क्वेश्चन में गिवन होगी।
और ए कहने का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ एक्सपोज्ड एज इट इज, कि हमारा विंड से कौन सा एरिया हमारा एक्सपोज्ड है। तो जैसे कहने का मतलब है यहां पे सर्कुलर चिमनी है, तो सर्कुलर चिमनी में जो हमारा एरिया एक्सपोज्ड है वो कौन सा एरिया है, आउटर एरिया है, क्योंकि कोई भी चिमनी जो हॉलो सेक्शन होता है टॉप से देखेंगे तो ये इसका आउटर एरिया है, वो एक्सपोज्ड है किससे, विंड से। तो एरिया जो हम लोग लेते हैं, एरिया ए बराबर वो लेंगे डी इंटू एच। एच कहने का मतलब हो जाएगा जो चिमनी होगा उसका हाइट, और अगर यही हमारा रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर होगा तो उस केस में लेते हैं बी इंटू एच। मतलब अगर ये रेक्टेंगल होगा इस टाइप से तो ये हमारा ये बी हो जाएगा, इस टाइप से अगर स्क्वायर होगा तो ये बी हो जाएगा। तो जो भी एरिया एक्सपोज्ड होगा विंड से वो हम लोग लेंगे, तो वो हो जाएगा बी इंटू एच। सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, के की जगह पे अगर सर्कुलर होगा तो 2/3, ए की जगह पे लिखेंगे हम लोग क्या, डी इंटू एच, वे डी मतलब आउटर डाया हमारे पास हो जाएगा, और पी कहने का मतलब हो जाएगा विंड रेजिस्टेंस। तो ये तीनों चीज हमको मालूम चल गई, हम लोग हमारा फोर्स निकल गया, और हम जानते हैं कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो इस चिमनी के मिड हाइट पे एक्ट करेगा, बिल्कुल सेंटर पे। तो अगर चिमनी की हाइट h है तो फोर्स कहां पे लग रहा है, मिड हाइट पे। तो फोर्स और बॉटम में मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो बॉटम तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h/2। तो मेरा निकल गया विंड फोर्स। जब विंड फोर्स निकल गया आपके पास तो यहां से मोमेंट निकल जाएगा आपको, और जब आपके पास मोमेंट आ गया और आई और वाई तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। हॉलो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप लेंगे वो होगा पाई/64 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। ये आपका हो जाएगा क्या, इन शॉर्ट कहने का मतलब है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और आपका वाई जो हो जाएगा वो कैपिटल D/2 हो जाएगा, और आपका सारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और आप सिंपली वैल्यूज में पुट करेंगे, सिग्मा डी और सिग्मा बी आपका फाइंड हो जाएगा जो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को बनाने में या समझने में किसी तरह का बहुत बड़ा मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। अभी भी लैग हो रहा है, अभी भी लैग हो रहा है। अब यार देखो नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, पता नहीं क्या है। यहां से तो यार मुझे स्मूथली ही दिखा रहा है फिलहाल। वापस से चेक करो, वापस से चेक करो, वापस से चेक करो एक बार अपना नेट ऑफ करके। वो बीच बीच में लैग कर रहा है, इसी वजह से मैं लाइव नहीं ले रहा था, मैंने कंप्लेन कर रखा है इसका, बीच बीच में लैग कर रहा है। उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो बीच बीच में लैग कर रहा है बाबू, इसीलिए मैं लाइव नहीं ले पा रहा था, 1-2 दिन से बीच में लैग कर रहा था, उसको मैंने कंप्लेन कर दिया है। देखो उन्होंने तो कहा है कि आज ठीक चलना चाहिए, लेट्स सी नहीं चलेगा तो फिर से मैं कंप्लेन करूंगा। चलो ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था, यही था ओवरऑल हमारा ओवरव्यू कह सकते हैं कंप्लीट डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक का। तो इसी के साथ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक का कंप्लीट ओवरव्यू हमारा हो चुका है। किसी बच्चे को यहां तक समझने में किसी तरह का डाउट है तो आप वो पूछ सकता है। वैसे वीडियो साथ में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चल रहा है, तो आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर किसी तरह का लैग हो भी रहा होगा वीडियो में तो तब भी आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या नहीं समझ में आया है। तो इन शॉर्ट ये था हमारा एक ओवरव्यू। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि बच्चों का था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए इस टॉपिक के अंदर कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से अकेले जो है वो पूछता है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारा जो है वो बनता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो पूछने का चांसेस है। क्या क्या है ये सारे वाला रिपीट कर दें सर, क्या रिपीट कर दें? स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला क्या रिपीट करना है? बोल तो रहे हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल विंड फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर के इंटू पी इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। ए के की वैल्यू क्या लेंगे, अगर हमारे पास स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल इस टाइप का कोई भी चिमनी होगा के की वैल्यू 1 ली जाएगी। याद रखिए, अगर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल किस भी टाइप का अगर हमारे पास चिमनी होगा तो के की वैल्यू हम 1 लेंगे, और ए की वैल्यू जो ली जाएगी वो सिंपली ली जाएगी विड्थ इनटू हाइट।
जो भी आप जो कह सकते हैं, जो आप स्क्वायर चिमनी लेंगे उसका जो भी विड्थ होगा, आउटर विड्थ की हम बात करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को, तो वो आपका निकल जाएगा ए। तो जब ए निकल गया तो आपका फोर्स निकल गया, और जब फोर्स निकल गया तो आपका सिंपली जो है आगे का कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। पता नहीं इतना नेट क्यों लैग कर रहा है बीच बीच में, कंप्लीट नेट लैग कर रहा है, तो देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा इशू आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है मेरा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का, कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको एक बार जरूर आप ओवरव्यू करके जाएंगे, ताकि आपका जो है टॉपिक वो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एक जस्ट एन ओवरव्यू है, क्या क्या आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो देख के जाएंगे, कंडीशन फॉर नो टेंशन। कंडीशन फॉर नो टेंशन, कंडीशन फॉर नो टेंशन, इसका केस जरूर देख के जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन फॉर नो टेंशन, कहने का क्या मतलब होता है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा कुछ आप देख के जाएंगे। कंडीशन फॉर नो टेंशन का कंप्लीट केस, उसके साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें और आप जो देख के जाएंगे वो आपका सिंपली, अगर मैं सिर्फ थ्योरी की अभी मैं बात कर रहा हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा। कंडीशन फॉर नो टेंशन तो आपको देख के जाना ही है किसी भी हाल में। उसके बाद आप इस टॉपिक में अगर फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आप कंडीशन फॉर इसेंट्रिसिटी भी देखेंगे। कंडीशन फॉर इसेंट्रिसिटी, कंडीशन फॉर इसेंट्रिसिटी का मतलब है, आपसे पूछ सकता है कि कोई भी कॉलम है तो उस पर लोड जब लगाते हैं तो वो कैसे उसमें इसेंट्रिसिटी क्रिएट होता है, ये सारा कुछ। तो उसके लिए याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप से कॉलम हमने लिया है और ये अगर हमारा कोई लोड है सेंट्रोइडल एक्सिस पे लग रहा है, तो एक और फिगर हमने ड्रॉ किया था कि सॉरी, अगर कोई लोड और सर्टेन इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है स्मॉल ई अमाउंट पे, तो हमने दो फिगर बनाया था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिखाया था, याद होगा आपको। इस टाइप से P यहाँ से E डिस्टेंस पे, और फिर इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया था। तो हमने देखा था एक जो सेंट्रोइडल एक्सिस पे लग रहा था उसके वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा था, और एसेंट्रिक जो लोड लग रहा था उसके वजह से बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था। तो ये कंडीशन आप जरूर देख के जाएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिडिल थर्ड रूल, मिडिल थर्ड एंड क्वार्टर रूल, ये तो आप जरूर से देख के जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों रूल, मिडिल थर्ड एंड मिडिल क्वार्टर रूल, क्योंकि एग्जाम में चांसेस है कि मिडिल थर्ड और मिडिल क्वार्टर में से कोई भी केस आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि भाई मिडिल थर्ड रूल पूछ रहा है कि मिडिल क्वार्टर रूल पूछ रहा है, और कंफ्यूज नहीं होना है। मिडिल थर्ड रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, मिडिल क्वार्टर रूल इज एप्लीकेबल फॉर सर्कुलर सेक्शन। और आप जानते हैं इसको कर्नल ऑफ सेक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, या आपसे एग्जाम में वैसे भी रह सकता है डिफाइंड कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन कह रहा है, दैट मींस मिडिल थर्ड रूल, और कोर ऑफ सेक्शन फॉर सर्कुलर सेक्शन अगर कह रहा है तो वो हो जाएगा मिडिल क्वार्टर रूल। तो आपको ये दोनों जो रूल्स है वो देख के जाने पड़ेंगे। तो ये कुछ थ्योरीज थे, और साथ ही साथ आप चाहें तो चिमनी जो हम लोग डिजाइन करते हैं, मैं थ्योरी सिर्फ ही बता रहा हूं, जो हम चिमनी को जो हम लोग चिमनी में जो हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस जो फाइंड करते हैं सॉरी, चिमनी में जो हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करते हैं, जो मैं अभी आपके सामने बता रहा था, उसके स्टेप्स को जरूर देख के जाएंगे, कैसे कैसे हम लोग कब क्या फाइंड करते हैं, किसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फिगर के साथ जैसे आपको डिफाइन किया हुआ है, फिगर के साथ आपको डिफाइन करना होगा। तो दीज आर सम ऑफ द थ्योरी, ये मैं थ्योरी पार्ट बता रहा हूं जो कि आपको किसी भी हाल में देख के जाने होंगे। कंडीशन फॉर नो टेंशन, कंडीशन फॉर सेंट्रिसिटी, मिडिल थर्ड रूल, मिडिल क्वार्टर रूल एंड चिमनी फॉर उसका जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेस हम लोग फाइंड करते हैं उसका कंप्लीट थ्योरी पार्ट। अब न्यूमेरिकल पे हम लोग आते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, यही निकालने के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग काफी न्यूमेरिकल किए हुए हैं। तो कुछ बच्चों का था कि सर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए, तो बाबू मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेगा ही नहीं। रीजन ये है क्योंकि लगभग टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत से बहुत होगा तो बस वैल्यू चेंज कर देगा, डायमेंशन चेंज कर देगा। हो सकता है हमने जो क्वेश्चन बनाया हो उसमें 100 बाई 200 का कॉलम लिया हो सकता है उसमें 200 बाई 300 का कॉलम कर देगा। एसेंट्रिसिटी हमने एक्स के अबाउट भी लेके बनाया है,
वाई के एक्सिस के अबाउट भी लेके बना रखा है, तो वो सब कुछ हमारे लिए क्लियर है। तो बस इन शॉर्ट कहने का मतलब ये डायमेंशन चेंज होगा, क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहेगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में कराया था, लास्ट डाउट सेशन में मैंने कराया था 20% मीन स्ट्रेस वाला, आपको याद होगा क्वेश्चन मैंने कराया था 20% ऑफ मीन स्ट्रेस, वो क्वेश्चन को भी एक बार जरूर से ओवरव्यू करके जाएंगे 20% ऑफ मीन स्ट्रेस वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, टिपिकल तो नहीं था, आसानी था, और वो आप देख के जाएंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में याद रखिए सिर्फ सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम ही पूछने के लिए नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई भी निकालने के लिए पूछेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम यहाँ पे आपके सॉल्व करा रखा है। आप एक बार वीडियो का ओवरव्यू करेंगे, सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम निकालने का भी क्वेश्चन आपको करा रखा है मैंने, इसेंट्रिसिटी निकालने का भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, और साथ ही साथ जो आपका सिग्मा मैक्स इज इक्वल 20% ऑफ मीन स्ट्रेस था उसका भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ओवरव्यू करके जाइएगा सब टाइप ऑफ क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में, और आपका बन जाएगा। और लास्ट में ये तो चिमनी का तो क्वेश्चन देख के जाएंगे ही जाएंगे, लगभग हर साल क्वेश्चन रहता है चिमनी का। स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड करेंगे वेट अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन से, उसके बाद आप बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा m by i इंटू वाई, m निकालने का फॉर्मूला होगा विंड फोर्स इंटू h/2, विंड फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा kp इंटू a, k का फॉर्मूला होगा अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर चिमनी होगा तो k की वैल्यू 1 होगी, और अगर हमारे पास सर्कुलर चिमनी होगा तो k की वैल्यू 2/3 होगी। और अगर हमारे पास एरिया की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर चिमनी होगा तो एरिया होगा b इंटू h, और अगर मेरे पास सर्कुलर चिमनी होगा तो एरिया होगा कैपिटल D इंटू h, और मेरा विंड फोर्स निकल जाएगा डायरेक्ट, और बेंडिंग स्ट्रेस हमारा निकल जाएगा। लास्ट में आप उसका डायग्राम चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट कह सकते हैं ओवरव्यू हमारा पहला यूनिट का, जिससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, और टॉपिक का नाम था डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो किसी को कुछ समझने में इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई डाउट है, किसी तरह का दिक्कत है, अभी भी समझने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएंगे कहां पे क्या चीजें अभी भी आपको समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। और या अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है कि इसमें डिफरेंट होना चाहिए कुछ और, तो आप बता सकते हैं, मैं आपको एंटरटेन कर दूंगा। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमको 3 यूनिट साइमल्टेनियसली करना है, और दूसरा यूनिट है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। उसमें एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को डाउट था, मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सामने एक ओवरव्यू दूंगा। तो वीडियो लेंदी जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कह सकते हैं मैराथन टाइप का भी है, क्लासेस है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 टॉपिक को साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं, और एग्जाम सर पे है, और हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जल्दी से बताओ हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए इस टॉपिक को, अब आगे बढ़ा जाए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस टॉपिक में किसी तरह का किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक को बाबू बार बार फिर होता है एक दिन का फिर से एक क्वेश्चन बता दिया जाए। कंडीशन फॉर एसेंट्रिसिटी तो बाबू मेरे बता ही रहे हैं, क्या कंडीशन है एसेंट्रिसिटी होने का। एसेंट्रिसिटी का कंडीशन तो आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको इस टाइप से फिगर ड्रॉ करके दिखाना होगा कि अगर हमारे पास कोई कॉलम है जिसपे अगर कोई लोड सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है और उसके वजह से मेरा मोमेंट क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग 2 फोर्सेस लगाएंगे आपस में। आप लेक्चर नंबर 1 जाके देखिएगा इस टॉपिक का, वहां से आपको मालूम चल जाएगा कंडीशन फॉर एसेंट्रिसिटी के बारे में। लेक्चर नंबर 1 आप जाके देखेंगे, वीडियो का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर आप 2 देखेंगे, वहां पे मैंने कंप्लीट बताया है कैसे हमारा क्या क्या कंडीशन है एसेंट्रिसिटी के होने का, कैसे हमारा एसेंट्रिसिटी क्रिएट होता है, ठीक है। कि अगर हमारे पास कोई कॉलम हो उस पर सर्टेन एसेंट्रिसिटी पे लोड हो तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम लोग लगाते हैं, उसके वजह से मेरा मोमेंट क्रिएट होता है। ये सारा कुछ मैंने डिफाइन कर रखा, उसको एक बार आप देख लीजिए, आपका हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े सेक्शन नंबर यूनिट नंबर 2 की तरफ, आगे बढ़े यूनिट नंबर 2 की तरफ, यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अब आइए, सेकेंड यूनिट है हमारा। सेकेंड यूनिट काफी इंटरेस्टिंग यूनिट था, दैट इज यूनिट नंबर 2, जो कि मेरा था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इस टॉपिक से भी लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, लेंदी है मैं बार बार कहता हूं, लेकिन टॉपिक बहुत ही आसान है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड स्टिफनेस ऑफ बीम, राइट। हमने सिंपली इसमें पढ़ा था कॉन्सेप्ट
का मतलब ये था, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई बीम हो, इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप का बीम हो और इस पे कोई भी हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये बीम कुछ इस टाइप से हमारा बेंड करेगा। तो हमने देखा था कि डिफ्लेक्शन का मतलब था कोई बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से कितना अमाउंट से वो डिफॉर्म किया। जैसे इसका इनिशियल पोजीशन ये था, ये उसका डिफॉर्म पोजीशन था, तो अपने इनिशियल पोजीशन से कोई बॉडी कितने अमाउंट से डिफॉर्म किया, यही था मेरा डिफ्लेक्शन। यही हमको बताता था कि बॉडी कितना हमारा डिफ्लेक्ट किया, जिसको हम लोग कहते थे डिफ्लेक्शन, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करके निकालनी होती थी। इसके बाद था हमारा स्लोप। स्लोप हमारा क्या था कि ये जो हमारा कर्व शेप बना था, अगर इस पे अगर हम कोई टैंजेंट लाइन इस टाइप से खींचते हैं तो ये टैंजेंट लाइन मतलब अपने इनिशियल पोजीशन से या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल बीम के साथ कितना एंगल बना रहा था, ये था हमारा स्लोप। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इसी स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए सीखा था कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड करके निकालते हैं। यही हमने कंप्लीट इस टॉपिक के अंदर देखा था, दैट इज स्लोप की वैल्यू क्या होगी। और स्लोप क्या था, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि स्लोप कहने का मतलब था कि जो मेरा कर्व शेप बनता है, इस कर्व शेप के ऊपर अगर हम कोई टैंजेंट लाइन खींचते हैं, एक सेकेंड लाइन पे रहिएगा, ठीक है, जो मेरा टैंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस टैंजेंट लाइन उस हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, वही हमारा है स्लोप, ठीक है, जिसको हम थीटा कहते हैं। और डिफ्लेक्शन क्या है, आपको मालूम है कि कोई बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से कितने अमाउंट से डिफॉर्म किया, ये मेरा था डिफ्लेक्शन। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इसी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सीखा था, इसी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, यही हम लोगों ने कंप्लीट इस टॉपिक के अंदर फाइंड करके निकाला था। फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए। जो दो मेथड हमने देखा था, एक हमारे पास था डबल इंटीग्रेशन मेथड, एक हमारे पास था डबल इंटीग्रेशन मेथड, है ना, एक हमारे पास था डबल इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा हमारे पास था मैकेलस मेथड। दूसरा हमारे पास था कौन सा मेथड, मैकेलस मेथड। तो दीज आर द टू मेथड्स। और भी बहुत सारे मेथड हम लोग को पढ़ने होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना था एज पर आवर सिलेबस, हमको दो ही टाइप ऑफ मेथड के लिए पढ़ना था, डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकेलस मेथड, जिसको यूज करके हमको अल्टीमेटली अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है फाइंड करके निकालना था। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले जो फाइंड किया था वो पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड में जो हम लोगों ने मेजर जो केसेस पढ़ा था वो सिंपल केसेस था कि अगर हमारे पास कोई कॉलम हो जिसके ऊपर कोई अगर हमारे पास कोई बीम हो जिसके ऊपर कोई पॉइंट लोड हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक केस हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो जिसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड हो रहा है तो वो केस, अगर हमारा कोई लोड इसेंट्रिक है तो वो केस, और साथ ही साथ कोई यूडीएल एक्ट कर रहा है तो वो केस। तो इन शॉर्ट अब आपको याद क्या रखना है, ये देखिए, इन तीनों का डेरिवेशन तो आपको याद रखना ही है कि अगर हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो जिसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो आप जानते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा आता है WL3/48 EI, ये आपको मालूम है। तो वो जो WL3/48 EI जो मेरी वैल्यू आती है, कई बार डायरेक्टली न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है वो वैल्यू को ही सिर्फ पुट करके आंसर निकालना हो, या पूरा डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो सिमिलरली अगर कोई यूडीएल हो तो उसका भी केस आप जानते हैं, उसके लिए वैल्यू आती है 5/384 WL4/EI, तो उसका भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको मालूम है क्या निकलती है। तो कई बार न्यूमेरिकल में डायरेक्टली वैल्यू पे भी आंसर पूछ सकता है, और साथ ही साथ नहीं तो कई बार आपको डेरिवेशन भी पूछेगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली आपको तैयार करके जाना होगा। फॉर्मूला ज्यादा है, फॉर्मूला भी याद रखना है, डेरिवेशन भी आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो ये जो तीनों केसेस है मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है। ये केसेस को एक बार भी अगर आप वीडियो का ओवरव्यू करेंगे तो इन तीनों केसेस को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो डबल इंटीग्रेशन मेथड था, इसमें हम लोगों ने जो मेजर केस देखा था वो ये था कि हमारा ये जो डबल इंटीग्रेशन मेथड था वो सिंगल लोडिंग के लिए एप्लीकेबल था, कि अगर हमारे पास कोई कॉलम, अगर हमारे पास कोई बीम हो और अगर उस पर सिंगल लोडिंग है तो हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड से बड़ा इजीली सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन अगर लोड हमारा एक से ज्यादा लग रहा था तो हम लोग को स्विच करना पड़ रहा था किसके ऊपर, मैकेलस मेथड के ऊपर। और मैकेलस मेथड हमारा एप्लीकेबल था किसके लिए, मोर देन 2 लोड्स के लिए, कि अगर हमारे पास लोड एक से ज्यादा हो, या कह
सकते हैं अगर मिक्स लोड का कंडीशन हो कि हमारे पास यूडीएल भी हो, पॉइंट लोड भी हो, मिक्स लोडिंग का कंडीशन हो, तो उन सारे केसेस के लिए हमारा था मैकेलेस मेथड। मैकेलेस मेथड को पढ़ने के लिए हमने एक पढ़ा था मैकेलेस फंक्शन, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा x माइनस ए, हम लोगों ने सिंपल केस देखा था कि x माइनस ए के पावर n, तो x माइनस ए जो हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा कब, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a हो जाएगी, और अगर x माइनस ए के पावर n हो जाएगा कब, जब मेरा x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाएगी। तो ये कंडीशन मैकेलेस फंक्शन था जिसको बेस बना के आपका मैकेलेस मेथड जो है वो सॉल्व होता था। जैसे एक केस बच्चे को, बहुत सारा बच्चों को डाउट था, मैं उसका एक केस को क्लियर कर दे। बच्चों को क्वेश्चन था सर एक केस हमको है, जैसे मान के चलिए अगर हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है इस टाइप से, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे मानिए कुछ यूडीएल लग रहा है इतने अमाउंट का, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। जैसे ये यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और एक पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। जैसे एक पॉइंट लोड ही लग रहा है, ये सपोर्ट ए, ये सपोर्ट बी, और ये पॉइंट सी। और इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए डिफ्लेक्शन या स्लोप, कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो कैसे बनेगा सर? इस क्वेश्चन में दो लोडिंग है और यूडीएल जो है मेरा पूरे स्पैन पे भी नहीं लग रहा है, हाफ स्पैन पे लग रहा है, और यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बता रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा आप फाइंड करेंगे रिएक्शन। मैं स्टेप बता रहा हूं, इसको फॉलो करके आप बहुत आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे। सबसे पहले तो आप रिएक्शन फाइंड कीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके लिए। तो ये मेरा यहां से आर ए निकालिए, यहां से आर बी निकालिए। रिएक्शन तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप निकाल सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि यहां से यहां तक का स्पैन 2 मीटर है और ये स्पैन 3 मीटर है, तो ओवरऑल स्पैन हो गया कितना? 5 मीटर। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन निकाल लीजिएगा आर ए एंड आर बी। रिएक्शन निकालने में तो मैं नहीं समझता हूं कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, आप बहुत इजीली रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है अब वो हमारा होगा क्या करने का? इक्वेशन इक्वेशन लिखने का। या इक्वेशन नहीं करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नहीं बोलेंगे यहां पे हम। अगला जो मेरा स्टेप होगा वो होगा हमारा टू फाइंड मोमेंट। टू फाइंड मोमेंट ये हम लोग जानते हैं अगला स्टेप होगा। तो टू फाइंड मोमेंट करने के लिए हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या लेना होगा? एक सेक्शन लेना होगा। और आपको मालूम है कि जब भी सेक्शन हम लोग लेते हैं डबल इंटीग्रेशन में, सॉरी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, जब मिक्स लोडिंग का कंडीशन होगा तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन कहां से शुरू करेंगे, कहां एंड करेंगे। हम अपना सॉल्यूशन शुरू करना चाहते हैं ए से, एंड करना चाहते हैं बी पे। तो ये पहले हमने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा सॉल्यूशन कहां से शुरू होगा, कहां पे एंड होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इस फिगर में यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो यूडीएल एक्ट कर रहा है जितने इंटेंसिटी का, 10 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो हम जानते हैं जब मेरा यूडीएल एक्ट करता है तो हमको मालूम है कि हमको क्या करना होता है कि देखना होता है कि यूडीएल मेरा एंड सपोर्ट तक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यूडीएल मेरा सी पॉइंट तक ही लग रहा है और मेरा एंड पॉइंट कौन सा है? बी है। तो मेरा यूडीएल तो बी पॉइंट तक तो नहीं लग रहा है। तो हमको करना क्या होगा? हम लोग जानते हैं मैकेलेस मेथड में पढ़ा है हमने कि अगर मेरा यूडीएल एंड पॉइंट तक नहीं लगता है तो यूडीएल को हम एंड पॉइंट तक एक्सटेंड करते हैं। तो एंड पॉइंट तक एक्सटेंड कैसे करेंगे यूडीएल को? देखिए इस यूडीएल को हम एंड पॉइंट तक क्या करेंगे? एक्सटेंड करते थे, याद होगा आपको। और जितना एक्सटेंड करते थे उतना ही यहां से हम लोग उसको क्या करते थे? नीचे से घटाते थे। तो ये हम लोग यूडीएल को एक्सटेंड कर दिए अप टू एंड पॉइंट तक। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर कंप्लीट। तो सेक्शन मोमेंट लेने से पहले ये काम हमने कर लिया, यूडीएल को हमने एंड पॉइंट तक एक्सटेंड कर लिया। अगर ये यूडीएल ऑलरेडी एंड पॉइंट तक एक्सटेंड हुआ हुआ रहता तो हमको ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैंने पहले डिसाइड किया ना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे अगर आप ये डिसाइड करते कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा, एंडिंग पॉइंट बी होगा, तो एंडिंग पॉइंट तो आपका एंडिंग पॉइंट आपका ए होगा, तो ए तक तो ऑलरेडी यूडीएल लग रहा था, तो कोई एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब भी हम यूडीएल को एक्सटेंड करते हैं अप टू एंड पॉइंट तक, अगर एंड पॉइंट तक लग रहा होता है तो एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर नहीं लग रहा होता है तो हमको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे हमारा जो यूडीएल था वो एंड पॉइंट तक नहीं लग रहा था, तो हमने इस यूडीएल को एक्सटेंड किया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है मालूम है आपको? हम लोग क्या करते हैं? सेक्शन लेते हैं। और सेक्शन कहां पे लेते हैं? जो मेरा लास्ट स्पैन होता है,
तो लास्ट स्पैन मेरा कौन सा है, सीबी मेरा लास्ट स्पैन है, तो सीबी स्पैन पे हम एक सेक्शन कट करेंगे एक्स एक्स, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंडिंग पॉइंट बी था, तो लास्ट स्पैन मेरा कौन सा होगा, सीबी। तो अब हम जब सीबी स्पैन पे सेक्शन लेंगे तो हम लोग जानते हैं ये सेक्शन का डिस्टेंस कहां से लेंगे, सपोर्ट ए से, जो मेरा इनिशियल जो सपोर्ट था, स्टार्टिंग सपोर्ट, वहां से मानते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा ये सेक्शन लिया हुआ है वो कितने दूरी पे लिया हुआ है, वो एक्स दूरी पे लिया गया है। ये मेरा था स्टेप नंबर 2 कह सकते हैं। इसके बाद अगला काम है हमारा मोमेंट एट एक्स एक्स लेना। तो मोमेंट एट एक्स एक्स क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला लोड मेरा कौन सा लग रहा है बाबू, आर ए। आर ए से लेके एक्स एक्स तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो मेरा मोमेंट क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स। इसके बाद आप जानते हैं मैकेलेस मेथड में एक बाउंड्री आप लगाएंगे, बिना बाउंड्री लगाए आप दूसरा इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद अगला लोड देखो कौन सा है, यहां से लेके यहां तक यूडीएल लग रहा है, कितने इंटेंसिटी का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, पूरे में यूडीएल है 10 किलो, और ये कितने स्पैन पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 इंटू एक्स बाई 2 होगा, 10 इंटू एक्स बाई 2, ये मेरा हो जाएगा इस यूडीएल का। उसके बाद फिर से एक बाउंड्री लगाएंगे हम, क्योंकि हमारा एक यूडीए पॉइंट लोड भी लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। तो इस पॉइंट लोड से लेके इस सेक्शन तक का दूरी क्या है, यहां से यहां तक का दूरी हमको नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा, इस x में ये 2 घटा देंगे, इस x में ये 2 घटा देंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कितना, तो -5 इंटू एक्स माइनस 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इसके बाद फिर एक बाउंड्री लगाएंगे, क्यों बाउंड्री लगाएंगे, यहां पे ध्यान दीजिए आप, क्या सी से बी, पहले मैं इसका केस बताता हूं सौरभ, उसके बाद मैं तुम्हारा केस देख लेता हूं। अब देखो, अब देखना एक चीज नोटिस करना, इस सी से लेके इस एक्स एक्स तक में एक यूडीएल अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, देखो ये नीचे से भी लग रहा है, और ये कितने स्पैन पे लग रहा है, x माइनस 2 स्पैन पे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यही 10 किलो न्यूटन पर मीटर, इसी को हम एक्सटेंड किए हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर की है, तो ये अपवर्ड लग रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 2, ये मेरा लिखा गया कंप्लीट मोमेंट। अब जब ये मोमेंट निकाल चुका है आपका, तो उसके बाद आप जानते हैं फ्लेक्सुरल इक्वेशन लिखना होगा, जिसको आप बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन आपको लिखना होगा, दैट इज ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं क्या होगा, ई आई इज इक्वल्स टू एम एक्स एक्स। एम एक्स एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे जो आपकी वैल्यू निकली है, और सिंपली उसको पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद बाउंड्री कंडीशन आप लगाएंगे और आपकी वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। तो ये था, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था इस मोमेंट की वैल्यू को लिखने में, लगभग बहुत सारे बच्चे मेरे से कांटेक्ट किए थे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमारे पास कोई यूडीएल के साथ साथ अगर कोई पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल अगर पूरे स्पैन पे नहीं है, तो मैंने बहुत अच्छा केस आपके सामने लिया है, तो कैसे हम लोग मोमेंट को लिखते हैं, और इसके आगे का प्रोसेस तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता ही है कि कैसे कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और वैल्यूज अपना फाइंड करके निकालते हैं। तो जल्दी से बताइए सौरभ, आपको क्या दिक्कत था, सौरभ आपको बताइए क्या दिक्कत था क्या क्वेश्चन था आपका अगर ए को आप एंड पॉइंट माने तो, जैसे नदीम का क्वेश्चन है, नदीम का क्वेश्चन है कि अगर सर यही क्वेश्चन अगर हो इस टाइप से, और ये मेरा यूडीएल हो और ये मेरा पॉइंट लोड हो 5 किलो न्यूटन का, और ये मेरा हो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये 2 मीटर हो और ये 3 मीटर हो, ये सपोर्ट ए, ये सपोर्ट बी और ये सपोर्ट सी, और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं बी और एंडिंग पॉइंट मानते हैं ए, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो जाएगा, इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी जब ए हो जाएगा आपका, तो लास्ट स्पैन कौन सा है आपके पास, एसी है। और आपको अब ये देखना होगा क्या इस फिगर में यूडीएल लग रहा है, तो आपका हाँ लग रहा है, तो एंडिंग पॉइंट तक क्या यूडीएल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो अगर आपका एंडिंग पॉइंट ए है, तो देखिए एंडिंग पॉइंट तक ऑलरेडी मेरा यूडीएल लग रहा है, तो इसको कोई एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है बी तक, सिंपली हम यहां पे एक सेक्शन कट कर लेंगे एक्स एक्स, और यहां से बी से डिस्टेंस मान लेंगे इसका एक्स, कोई एक्सटेंड करने की जरूरत आपको नहीं है। एक्सटेंड हम तभी करेंगे जब मेरा एंड पॉइंट जो हम लेंगे वहां तक मेरा यूडीएल लग रहा है कि नहीं, तो आपने ए पॉइंट को एंड माना है, तो ये एंड पॉइंट तक तो ऑलरेडी मेरा यूडीएल लग रहा था, तो कोई एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा सॉल्यूशन इधर से होगा। बोलो सौरभ,
सी टू बी यूडीएल लगेगा तो सी टू बी। अब सौरभ का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई बीम है और ये कोई पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का और हमारा यूडीएल सी से बी तक लग रहा है, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी और सपोर्ट सी, राइट, और इस यूडीएल की वैल्यू भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। अब देखिए इसका डिस्टेंस 2 मीटर, इसका डिस्टेंस 3 मीटर। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पहले डिसाइड करेंगे अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी हो जाएगा। अब एंडिंग पॉइंट क्योंकि आपका बी है तो अब आप जानते हैं कि आपका इस फिगर में यूडीएल लग रहा है, और जब इस फिगर में यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल क्या एंड पॉइंट, और आपका एंड पॉइंट क्या है बी, और ये बी तक ऑलरेडी यूडीएल लग रहा है तो कोई एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है उसको ए तक, सिंपली सीबी जो लास्ट स्पैन था वहां सेक्शन लेंगे और यहां से यहां डिस्टेंस मान लेंगे एक्स, तो मोमेंट क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस यहां से लेके इस एक्स एक्स तक का डिस्टेंस एक्स माइनस टू, तो -5 इंटू एक्स माइनस टू, और यहां से लेके यहां तक एक यूडीएल है 10 किलो न्यूटन का तो बाउंड्री, तो -10 इंटू ये डिस्टेंस एक्स माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? आप देखिए इजी है कि हार्ड है ये तो हम नहीं जानते हैं, आप अपना जो सुटेबल लगे आप वैसा बना सकते हैं। इजी है कि हार्ड है बाबू, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आपको जो सुटेबल लगे आप अपना डिसाइड करके आप अपना बना लीजिए। प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया है, अब आपको जो प्रोसेस आसान लगता है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना क्वेश्चन को है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जो प्रोसेस आपको आसान लगता है। क्लियर है? तो ये था, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोमेंट को लिखने के बाद का प्रोसेस तो आपको पता ही है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन, C1 और C2 फाइंड कर लेंगे आप बाउंड्री कंडीशन लगा के, C1 और C2 जब निकल गया बाउंड्री कंडीशन लगा के तो आपका इक्वेशन बन जाएगा फाइनल इक्वेशन स्लोप का, फाइनल इक्वेशन डिफ्लेक्शन का। उसके बाद जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है आप फाइंड करके निकाल लीजिएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। इसी में फिर बोल रहा है, हाँ इसमें और कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ ठीक है, सबको मैकेलेस मेथड हो गया, एप्लीकेशन टू सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम एंड ऑल। तो ये था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का एक ओवरव्यू, और ये जो केसेस मैंने अभी आपके सामने बताए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर हमारा लोड अगर एक से ज्यादा हो जाए या मिक्स लोडिंग आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारा का सारा केस अब आपके लिए क्लियर होगा, और अब आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बना लेंगे। अब जैसे यहां पे एक पॉइंट लोड है, एक के बाद अगर 2 पॉइंट भी लग जाए, 3 पॉइंट लोड भी लग जाए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बनाने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था यूनिट नंबर 2 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बताएगा कि उसको कहां पे क्या चीजें अभी भी समझ में नहीं आ रही है और अभी भी चीजें उनके लिए फंस रही हैं, तो वो बता सकता है पूछ के, देख के वो बताएगा, और नहीं है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और यूनिट नंबर 3 की तरफ जाएंगे जो कि है मेरा फिक्स बीम। ठीक है, यूनिट नंबर 2 अब तो क्लियर है। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। यूनिट नंबर 2 के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं वो आपसे बन जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है, चलिए ठीक है, इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो लेट मी सी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे इसमें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसमें वो तो है बेसिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन अक्सर आपसे लिखने के लिए आ सकता है, व्हाट इज स्लोप व्हाट इज डिफ्लेक्शन, इसको डिफाइन कीजिए। ये आपसे तो रहेगा रहेगा, इसलिए जरूर आप देख के जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड नंबर का आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका केसेस। केसेस की अगर हम बात करें तो 3 बहुत मेजर केसेस है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। एसएसबी विथ पॉइंट लोड, एसएसबी विथ पॉइंट लोड एट सेंटर, एसएसबी विथ पॉइंट लोड एट सेंटर, एसएसबी विथ इसेंट्रिक लोडिंग और एसएसबी विथ यूडीएल। ये 3 केसेस को तो मैं बोलूंगा एकदम से देख के जाइए किसी भी हाल में। तीनों का डेरिवेशन, फॉर्मूला ही नहीं, डेरिवेशन तीनों का कैसे कैसे। जैसे एसेंट्रिक एसएसबी विथ पॉइंट लोड एट सेंटर, मतलब कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो जिसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड हो W इंटेंसिटी का L/2 और यहां से L/2 पे हो, तो आप जानते हैं डेल्टा मैक्स बराबर निकलता है WL³ अपॉन 48 EI।
ये आपको मालूम है, WL³/48 EI जो है फाइंड होके आता है। रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का आपके जो आपका सिलेबस है उसमें नहीं दिया हुआ है, नो डेरिवेशन। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन, रेडियस एंड कर्वेचर डिफरेंशियल इक्वेशन, नो डेरिवेशन, राइट। तो डेरिवेशन यहां पे नहीं है, इसलिए डेरिवेशन मैं आपको यहां पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई चांस नहीं, अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आप देख के जा सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। डेरिवेशन भी मैं शायद मैंने करा रखा है आपको, इसका डेरिवेशन मुझे ध्यान में है, मैंने शायद इसका डेरिवेशन कराया है, बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर आप एक बार भी देखेंगे तो आपका डेरिवेशन जो है बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। वैसे एग्जाम में आपको डेरिवेशन जो है वो नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट अगर पूछ लेगा तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर पूछा है तो ठीक है, बना देना। रिलेशन तो इसका बहुत आसान है, आप सिंपली जानते हैं इस टाइप से अगर कोई बीम हो, कर्व शेप बनता है, यहां से एक टेंजेंट, यहां से एक टेंजेंट खींचते हैं, ये एंगल फाई, ये एंगल D+φ, राइट, ये कर्वेचर हमारा इस टाइप से बनता है। तो इसका डेरिवेशन मैं उम्मीद करता हूं मैंने बता रखा है, एक बार भी आप देखेंगे तो आपसे हो जाएगा, 5 से 10 मिनट का ये डेरिवेशन है, तो आराम से हो जाएगा आपसे रिलेशन। ऐसे सिलेबस में तो लिखे हुआ नो डेरिवेशन, भरोसा कुछ नहीं, अगर पूछ दिया तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, आपको देख के जाना पड़ेगा। तो ये तीनों केसेस तो आप देख के जाएंगे ही जाएंगे किसी भी हाल में, उन तीनों केसेस का फॉर्मूला भी देख के जाएंगे, स्लोप का और डिफ्लेक्शन का, तीनों केसेस के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, न्यूमेरिकल भी पूछेगा या हो सकता है कई बार डायरेक्ट डेरिवेशन भी आपसे पूछ ले। तो वहां पे ये नहीं रहा कि न्यूमेरिकल पढ़ के आए हैं तो डेरिवेशन नहीं ध्यान में है, डेरिवेशन ध्यान में नहीं है तो उसका फॉर्मूला ध्यान में है, वैसे काम नहीं चलेगा। इन तीनों केसेस को आपको एक बार से देख के जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अब जब ये तीनों केसेस आप देखेंगे उसके बाद आप मैकेलस मेथड का कोई भी एक केस बना लीजिए। मैकेलस मेथड का अगर मैं केस की बात करूं तो बेहतर है यूडीएल का केस का प्रैक्टिस करके जाइएगा मैकेलस मेथड में। अभी जो मैंने केस आपको बताया भी है, इसी तरह का एक भी केस अगर आप यूडीएल का मैकेलस मेथड में अगर आप अच्छे से देख के जाएंगे, मैकेलस फंक्शन को अच्छे से देख के जाएंगे, बाउंड्री कब कहां पे लगाना है वो सब देख के जाएंगे, C1 और C2 की वैल्यू कहां पे कब हमको लिखनी है, अगर ये सब आप अच्छे से देख के जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही इजी तरीके से आपका जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, स्टेप्स बस याद रखना है, कब क्या स्टेप्स को करना है मैकेलस मेथड के अंदर, कब कहां पे बाउंड्री लगानी है, कब C1 और C2 की वैल्यू को कहां पे लिखनी है, और बाउंड्री और कब हमारा मैकेलस फंक्शन लगेगा। अगर ये सब चीजें आपको एक बार भी ओवरव्यू किया हुआ होगा, अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपने बहुत डिटेल में सॉल्व किया होगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मैकेलस मेथड का इजी तरीके से बन जाएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो ये था इन शॉर्ट हमारा कुछ एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक का। तो अगर किसी को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक में अभी भी कोई डाउट है तो वो पूछेगा। इसके बाद अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, जो कि है मेरा फिक्स बीम। क्लियर है? चलो फिक्स बीम की तरफ बढ़ा जाए। अब यूनिट नंबर 3, अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जो कि है मेरा फिक्स बीम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल है। इस टॉपिक से तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि किसी भी तरह का आप लोग का कोई भी क्वेश्चन जो है वो लैप्स करेगा, या मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। फिक्स बीम का काफी छोटा छोटा टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में। फिक्स बीम में सबसे पहले अब आपको क्या देखना है, या हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं सिंपली अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिटी, इफेक्ट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स बीम एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स बीम। अक्सर एग्जाम में लिखने आता है, अक्सर, तो आप अक्सर जो क्वेश्चन पूछा रहा तो जरूर देख के जाएंगे फिक्स बीम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फिक्स बीम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये दोनों चीज आप अच्छे से देख के जाएंगे किसी भी हालत में, किसी भी हालत में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज अक्सर लिखने को एग्जाम में रहता है। उसके बाद है अगला आपको फिक्स इंड मोमेंट फॉर्म first principle of for a beam subjected to UDL over entire span, central point load other than mid span।
तीन केसेस हमने फिक्स बीम का पढ़ा था, आपको याद होगा। पहला केस कि अगर हमारे पास कोई फिक्स बीम हो जिसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा हो। दूसरा केस कि अगर हमारे पास कोई फिक्स बीम हो जिसपे लोड हमारा सेंटर से हट के लग रहा हो। और तीसरा केस अगर हमारे पास कोई फिक्स बीम हो जिसपे यूडीएल लग रहा हो पूरे स्पैन पे, क्योंकि आपके सिलेबस में इंटायर स्पैन का यूडीएल का केस है। तो जैसे पहला केस था ये W और ये भी W, यहां से यहां L/2, यहां से यहां L/2, यहां से यहां A, यहां से यहां B, यहां से यहां L। इन तीनों केसेस के लिए आपको फिक्स इंड मोमेंट निकालने का केस पढ़ना था। जैसे यहां पे मोमेंट आएगा MA, यहां पे मोमेंट आएगा MB। तो मेरा जो मोमेंट निकलेगा MA एंड MB वो आपको क्या होगा, WL/8 माइनस प्लस माइनस WL/8। किसके केस में, इस पर्टिकुलर केस में। तो ये जो WL/8 आया वो कैसे आया, आपको मालूम है, मैंने आपको बता रखा है कि इस पर्टिकुलर फिक्स बीम को पहले सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे, और सिंपली सपोर्टेड बीम मानने के बाद आप उसका क्या ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगला एक और सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएंगे इन दोनों मोमेंट के लिए, उसका भी आप क्या बनाएंगे, आप उसका भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। उन दोनों में फिगर को आपस में मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद दोनों के एरिया को इक्वेट कर देंगे और आपका मोमेंट निकल जाएगा MA एंड MB। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आया WL/8 प्लस माइनस, MA अगर प्लस आएगा तो MB आपका माइनस आएगा, इस टाइप से आपको मालूम है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मेरा MA क्या आएगा माइनस और MB मेरा क्या आएगा प्लस, तभी वो बीम को वापस से अपने पोजीशन पे वो शिफ्ट करेगा। तो ये केस आपने देख रखा है, बहुत डिटेल में आपने देख रखा है। उसके बाद सेकंड केस के लिए फिर से आपका यहां पे निकलेगा MA और यहां पे आपका निकलेगा MB। आप जानते हैं लोड अगर मेरा इसेंट्रिक हो तो MA की वैल्यू हम लोग लेते हैं WA/B² और MB आप लेते हैं WA²B/L²। ये किसके लिए लेते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग के लिए। और इसेंट्रिक लोडिंग का केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसेंट्रिक लोडिंग का केस पूछता है। तो ये डेरिवेशन भी हमने देखा है बहुत डिटेल में, थोड़ा सा लेंदी गया है डेफिनेशन डेरिवेशन इसका, तो चांस ऐसे तो कम है कि इसका डेरिवेशन पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, बट फॉर्मूला तो आपको किसी भी हाल में याद रखना होगा। इसके बाद था मेरा यूडीएल का केस जिसमें हमने देखा था MA एंड MB। MA एंड MB हमने निकाला था WL²/12, है ना, माइनस WL²/12, जिसमें हम प्लस माइनस WL²/12 था हमारा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो केसेस है तीनों केसेस का डेरिवेशन बड़े सिंपल तरीके से आपने बना रखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बस तीनों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के मर्ज करके एरिया को इक्वेट करना, इसमें वो केस नहीं है। इन दोनों का केस तो बड़ा ही सिंपल था, इसका केस थोड़ा सा टिपिकल है, लेंदी गया है मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाबू मेरे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये तो सिंपल है। उससे पहले फिर मैंने आपको बताया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में मेजर डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता रखा है कि हमारा फिक्स बीम का दोनों ही एंड अगर फिक्स होता है तो जो मेरा टेम्परेचर चेंज होता है उसके वजह से मेरा बॉडी जो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करना चाहेगा तो मेरा जो फिक्स एंड होगा वो उसको ऐसा होने नहीं देगा। इसके वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है मेरा इंड्यूस कर जाएगा, जो हमारे जो कह सकते हैं फिक्स बीम के फिक्सिडिटी को प्रॉब्लम करेगा, उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को वो अपोज कर रहा होगा। सिमिलरली एक सेम लेवल पे इसको सपोर्ट करना हमारे लिए दिक्कत होता है। तो ये सब सर्टेन डिसएडवांटेजेस थे जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखे हैं। एक बार भी अगर आप ओवरव्यू कर लेंगे आपका बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर टॉपिक में केस देखा था जिसमें अक्सर एग्जाम में वो केस रहता है 2 पॉइंट लोड का केस। जैसे अगर हमारे पास एक पॉइंट लोड है और एक और पॉइंट लोड है, इस पॉइंट लोड की वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, इस पॉइंट लोड की वैल्यू है 15 किलो न्यूटन। ये यहां से एक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल से 2 मीटर पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 3 मीटर और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। और ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, ये सपोर्ट C है और ये सपोर्ट D है। और इसका बोल रहा है फाइंड कीजिए फिक्स्ड एंड मोमेंट। अक्सर ये क्वेश्चन रहता है ऑल केसेस में बाबू MA और MB की साइन जो रहेगा, MA विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड MB विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। रीजन क्या है, MA हमारा जब भी रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज और MB जब भी रहेगा वो मेरा क्लॉकवाइज। अगर वैसा नहीं रहेगा तो ये बीम को शिफ्ट नहीं करा पाएगा ऊपर की तरफ। MA और MB जो आता है इसका काम क्या है, बीम को ऊपर शिफ्ट कराना। तो एक जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक हमेशा क्लॉकवाइज होगा, तभी वो बीम को, जो बीम हमारा इस टाइप से डिफॉर्म करेगा, तो
तो ये दोनों मोमेंट क्या करेगा, उसको वापस से ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट कराने में हेल्प करेगा। तो ऑलवेज MA नेगेटिव होगा, MB मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये चीज? अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रहे हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखें, साइन कन्वेंशन का सारा खेल है यहाँ पे। हम एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मान रहे हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं, इस वजह से मेरा MA नेगेटिव, MB पॉजिटिव। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव मानते हैं, तो आपका MA पॉजिटिव हो जाएगा, MB नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि साइन कन्वेंशन आप क्या लेके चल रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में अक्सर रहता है कि 2 पॉइंट लोड लग रहा है, MA और MB फाइंड करके बताइए। अक्सर बच्चे को इसमें कंफ्यूजन रहता है। बड़ा ही आसान है यार बनाने का तरीका। अगर किसी भी फिक्स बीम पे 2 या 3 पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसको 2 अलग अलग फिक्स बीम में ब्रेक कर दो। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट लोड लग रहा है, 2 अलग अलग फिक्स बीम में ब्रेक कर दो। एक फिक्स बीम बनेगा जिसके ऊपर सिर्फ 10 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, और एक फिक्स बीम बनेगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ 15 किलो न्यूटन का फिक्स बीम का 15 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगेगा। हमने एक 10 किलो न्यूटन के लिए बना दिया, एक 15 किलो न्यूटन के लिए बना दिया। ये सपोर्ट A, ये सपोर्ट B, ये सपोर्ट A, ये सपोर्ट B। अब ये जो पहला फिगर बनाए हैं हमने, इसके लिए यहाँ पे जो मोमेंट आएगा उसको लेंगे MA1, और यहाँ पे जो मोमेंट आएगा इसके लिए ले लेंगे MB1। सेकेंडली सेकेंड फिगर के लिए जो मोमेंट आएगा MA2, और इसके लिए मान लेंगे MB2। ये दो फिगर साइमल्टेनियसली हमारा बन गया, MA1, MB1, MA2, MB2। अब डिस्टेंस क्या लेंगे, देखिए इस लोड का यहां से यहां डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर, और यहां से यहां B से 3 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस A से 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर, और ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2 मीटर। अब इसके लिए पहले आप MA1 निकालो, उसके लिए MB1 निकालो, MA1 निकालो, MA2। तो इसके लिए MA1 क्या निकलेगा, ये एक एसेंट्रिक लोडिंग का कंडीशन है, तो MA1 क्या आएगा, WAB स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो W के जगह पे लिखेंगे 10, A के जगह पे क्या लिखेंगे 2 मीटर, और B के जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। L कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, तो ये 7 का स्क्वायर। तो MA1 निकल गया। यहां पे MA2 कैसे निकलेगा, WAB स्क्वायर बाई L स्क्वायर। W के जगह पे लिखेंगे 15, A के जगह पे लिखेंगे 5, और B के जगह पे लिखेंगे कितना 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये मेरा निकल गया MA2, ये मेरा निकल गया MA1। और हमको निकालना क्या है, MA। तो MA बराबर क्या हो जाएगा मेरा, MA1 प्लस MA2। यहां से जो MA1 निकला, यहां से जो MA2 निकला, दोनों को जोड़ देंगे, इस कंप्लीट फिगर का MA निकल जाएगा। सिमिलरली MB1, MB2, इन दोनों को जोड़ देंगे, कंप्लीट फिगर का MB निकल जाएगा। तो करना कुछ भी नहीं है, दोनों फिगर को अलग अलग फिगर, 2 पॉइंट लोड है, 2 अलग अलग फिगर में तोड़ के सिंपली अलग अलग फिगर का केस निकाल के यहां पे सॉल्व कर देना है। एक बच्चे का क्वेश्चन और आया था कि सर अगर इसमें यूडीएल भी लग रहा हो, साथ ही साथ किसी फिगर में अगर यूडीएल भी लगा दिया हो, तो 3 फिगर बनेगा। 3 फिगर बनेगा, कैसे बनेगा देखो, एक तो इन दोनों पॉइंट लोड के लिए बनेगा, और एक और फिगर बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम यूडीएल को दिखाएंगे इस टाइप से। 3 फिगर, एक पॉइंट लोड के लिए, दूसरे पॉइंट लोड के लिए, और तीसरा यूडीएल के लिए। तो यूडीएल के लिए मान चलो, यूडीएल हमारा अगर 6 किलो न्यूटन पर मीटर का था, तो अब इसके लिए मानेंगे MA3, और यहां पे मानेंगे MB3। तो अब मेरा जो MA निकलेगा वो MA1 प्लस MA2 प्लस MA3। क्लियर है? तो ये मेरा निकल जाएगा सारा कुछ मोमेंट। अब यहां पे देखिए खेल खत्म नहीं हुआ है, अब हमको इसका ड्रॉ करना होगा SFD एंड BMD। तो SFD एंड BMD बनाने के लिए, BMD तो इसका बहुत ही ज्यादा आसान है। BMD सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, जो इन तीनों जो मर्ज करके जो आपका फिगर बना होगा, MA और लोडिंग के लिए, जो सिंगल लोडिंग के लिए जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, और जो मोमेंट के लिए आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, जो दोनों को आपस में आप मर्ज किए होंगे, वो मेरा सिंपल सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया होगा इस फिगर का। शियर फोर्स का डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फिगर को ब्रेक करना होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में, और सिंपली सपोर्टेड बीम में ब्रेक करने के बाद आप रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के बाद आप शियर फोर्स जो है फाइंड करेंगे, जैसे आप फाइंड करते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। उस प्रोसेस को फॉलो करके फिर आप शियर फोर्स डायग्राम फाइंड करके निकालेंगे।
तब जाके ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कहां तक क्या पूछ रहा है निकालने के लिए। अगर सिर्फ मोमेंट निकालने के लिए बोल रहा होगा इस क्वेश्चन में MA1, तो आप स्टेप सीधा सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में बोल रहा होगा MA के साथ साथ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, इन तीनों के फिगर को आपस में मर्ज कर देंगे, जो मेरा फिगर बनेगा वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन शेयर फोर्स के लिए हमको क्या करना होगा, इस फिगर को सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के बाद हमको फिर से क्या करना होगा, उसका कंप्लीट रिएक्शन निकालना होगा, तब जाके शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा और तब जाके ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होगा। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें सिंपल सा केसेस मैंने आपको बताया है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, और साथ ही साथ आपको देख के जाना होगा तीनों केसेस, और तीनों केसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो अभी केस मैंने बताया, ये केसेस, क्योंकि ये केसेस का क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में पूछा है आप लोग से, और अल्टीमेटली इसका SFD कैसे बनेगा, BMD कैसे बनेगा, ये आपको देख के जाना होगा, क्योंकि तभी जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो ये 3 यूनिट थे। तो फिक्स बीम में अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम अब लेक्चर को ओवर करेंगे, क्योंकि अब इसमें और कुछ बताने को बचा नहीं है। 3 यूनिट हम लोग को देखना था, 3 यूनिट हमारा हो चुका है। अब बचा हुआ 3 यूनिट जो हमारे पास है वो 3 यूनिट है कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक बचा हुआ है हमारे पास कॉलम्स। तो अगला जो लाइव सेशन होगा उसमें हम इन तीनों यूनिट्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने, कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड कॉलम्स, इन तीनों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है दैट इज टॉस हमारा जो है वो फाइनली ओवर हो जाएगा। और अब इसके बाद अब जो नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा होगा वो होगा DSS के ऊपर। वो क्वेश्चन हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बताएंगे जब बाबू हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का लाइव सेशन होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं आपसे क्यों नहीं बन पा रहा, आपसे सिर्फ बोल रहा स्टिफनेस वगैरह फाइंड करने के लिए। तो वो लाइव सेशन जो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा जिसमें हम कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कॉलम करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है अभी इस इन तीन, क्योंकि अब ये देखिए इन 3 यूनिट को हम अब कंप्लीट पैकअप कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा 24 हो चुका है, अब 3 दिन से 4 दिन आपके एग्जाम को बचा है मैक्स टू मैक्स। तो अब मैं वापस से इन तीनों टॉपिक को लेकर नहीं आऊंगा, इसलिए मैंने आज लंबा लाइव सेशन लिया, लगभग 1.5 घंटे का हमारा लाइव सेशन हो चुका है। एक तरह से मैराथन क्लास हो गया हमारा 3 यूनिट का। इसी तरीके से 3 यूनिट का और एक मैराथन क्लास हमारा होगा जिसमें हम कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कॉलम को डिस्कस करेंगे। तो ये सब कहने का, और एक और हम मैराथन क्लास लेंगे एग्जाम से ठीक एक दिन पहले या ठीक एक दिन रात में, जिसमें आपको मैं कंप्लीट सारा यूनिट का एक ओवरव्यू दूंगा, A1 टू लेके 6 यूनिट तक का। तो पहले आप बताइए आपको यहां तक कोई क्लियर है? क्लियर है तो अब हम सेशन को ओवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मेरा DSS का होगा। DSS में भी एज इट इज, आप पहले ये बताइए, पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पहले मैं टॉस का खत्म करके DSS करूं या DSS करने के बाद मैं टॉस का करूं? आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पहले मैं टॉस को कंप्लीट कल खत्म कर दूं, उसके बाद मैं DSS का शुरू करूं, या पहले DSS करके फिर मैं टॉस करूं? ये आप बताएंगे। वैसे ही जैसा बोलेंगे आप वैसे ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा। अगर आप बोलेंगे नहीं पहले टॉस को बिल्कुल पैकअप कर दिया जाए, पूरा यूनिट का डिस्कस करके फिर हम DSS पे जाएंगे, तो वही स्विच करें। लेट मी सी क्या कमेंट आता है। टॉस को खत्म कर दिया जाए, टॉस ओवर करने के बाद ही, चलिए ठीक है, सब लोग का है कि टॉस को पहले खत्म किया जाए। अब कल हमारा फिर से लाइव सेशन होगा। अब कल जो मेरा लाइव सेशन होगा उस लाइव सेशन में फिर से 3 यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड कॉलम। अब आपके पास इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे सेंड कर दें, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे ज्यादा क्वेश्चन मिले नहीं थे, जो क्वेश्चन आए भी थे वो साइमल्टेनियसली कराए हुए क्वेश्चन थे। एक नदीम का क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, वो तो मैं रखा हुआ, अपार्ट फ्रॉम ये तीनों टॉपिक से कंटिन्यूअस, मोमेंट एंड कॉलम, कोई कुछ अमित ने भी कुछ क्वेश्चंस मुझे सेंड किए हैं, मैं उनका भी क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूं, वो सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने जब इन तीनों टॉपिक का मैं लाइव सेशन करूंगा। तो कल अब हमारा लाइव सेशन होगा इन तीनों टॉपिक पे। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं तो आपके पास आज दिन भर टाइम है। कल शायद से हमारा शाम में लाइव सेशन होगा, दिन में नहीं पॉसिबल है, शाम में लाइव सेशन होगा, तो आपके पास कल दिन भर टाइम है। कल आपके पास कल भी दिन भर टाइम है, आज भी दिन भर टाइम है। आप जो भी क्वेश्चन है मुझे सेंड कर दें, कोई बड़ा क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि उसको लाइव सेशन में बताना चाहिए तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा आपके सामने, और उसके बाद हमारा टॉस जो है फाइनली ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फाइनली इसी के साथ लेक्चर को ओवर किया जाए। किसी को कुछ नहीं पूछना है अब इसमें? ठीक है, चलिए ठीक है।
चलो फिर इसी नोट के साथ लेक्चर ओवर किया जाए। अब अपना पढ़िए, आपके पास 3 यूनिट मैंने ओवरव्यू दे दिया है, जितना प्रैक्टिस करना है अब आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे बता दिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं, और देखिएगा आपसे बहुत इजी निकल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट है आप पूछते रहिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।